29 सितंबर 1984 तीन दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो लोग स्टक माउंटेन केव, जो कि साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है, उसके सबसे दूर के चैम्बर को एक्सप्लोर करेंगे। इस गुफा में बहुत सारे फॉसिल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट के लिए गुफा आकर्षण का केंद्र है। इस गुफा में अराउंड 2.3 मिलियन ईयर्स पुराना ह्यूमन स्केलेटन भी पाया गया है। गुफा 90% सूखी हुई है और अराउंड 10% गुफा पानी से डूबी हुई है। उस वक्त इस पूरी गुफा को एक्सप्लोर नहीं किया गया था और ना ही इसका कोई मैप था, और यही बात उन तीनों डाइवर्स के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ा देती है कि वो लोग इस गुफा को एक्सप्लोर करके एक नई हिस्ट्री बनाएं। न्यूनो गोमेज अपने दो दोस्त पीटर विल्हेल्सो और मैल्कम कीबे के साथ इस गुफा में जाते हैं। न्यूनो ने 2 वीक पहले ही इस केव को एक्सप्लोर किया था, इसलिए वो दोनों न्यूनो के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग गाइडलाइन की हेल्प से एलिफेंट चैम्बर को पार करते हैं। इसका शेप हाथी के आकार का था, जिसकी वजह से इसका नाम एलिफेंट चैम्बर रख दिया गया था। लगभग 120 मीटर्स डाइव करके और क्लस्ट्रोफोबिक रास्तों को पार करके फाइनली वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। वो चैम्बर ओवल शेप का था, जो कि लगभग 3 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा रहा होगा। उस जगह को एक्सप्लोर करना उनके लिए बहुत एक्साइटिंग था। किसे पता, शायद अभी से 2.3 मिलियन ईयर्स पहले ह्यूमन उस जगह पे रहा करते हों। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो लोग यहाँ के बाकी एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे, जो पहले एक्सप्लोर ना किया गया हो। थोड़ी देर के बाद वो लोग उसी रास्ते से वापस आने लगते हैं, जिसमें सबसे आगे होते हैं न्यूनो, फिर मैल्कम, देन पीटर। थोड़ी देर बाद मैल्कम नोटिस करते हैं कि पीटर उनके पीछे नहीं थे। पीटर को केव्स को एक्सप्लोर करने का शौक़ था और वो ये सोच के कि शायद उनको कुछ ट्रेसेस मिल जाएं, कुछ फॉसिल्स मिल जाएं, एक साइड पैसेज में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ उन्हें कुछ खास नहीं मिलता, तो वो अपनी टॉर्च की हेल्प से उस पैसेज से निकल आते हैं। न्यूनो और मैल्कम वहीं रुक के पीटर के आने का इंतज़ार करते हैं। वो दोनों पीटर को ऐसा करने से मना करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मैल्कम न्यूनो को पुश करते हैं कि पीटर फिर से कहीं निकल गया है। वो मिलनर हॉल था, जिसके 2 रास्ते थे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब पीटर उन्हें नहीं दिखता, तो वो आसपास की जगह में जाके उसे ढूंढने लगते हैं। वो कुछ दूर ही पैसेज में एंटर करते थे ताकि वो अपने बाहर निकलने का रास्ता ना भूलें। 4 घंटे की खोज के बाद जब उनका ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म होने लगता है और उन्हें पीटर नहीं मिलता, तो वो बाहर आते हैं और प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं फायर ब्रिगेड डाइवर्स, जो कि डाइव करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें केव डाइविंग का एक्सपीरियंस नहीं होता। अब गुफा का पानी भी धुंधला हो गया था और विजिबिलिटी भी बस 1 मीटर की ही थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उनके पास फ्रेश ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे। न्यूनो अपने फेलो डाइवर क्रेग स्टीवनसन को बुलाते हैं, जो 2 हफ्ते पहले न्यूनो के साथ उस गुफा में जा चुके थे। उन दोनों ने डाइविंग पुलिस के साथ सर्च शुरू की। अब तक पीटर का कुछ पता नहीं चल पाया था और सबको ये लगने लगा था कि अब तक वो ज़िंदा नहीं बच पाया होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पीटर शायद अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। स्टक माउंटेन केव के एंट्रेंस में साफ पानी था, लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो वहाँ सिल्ट की मोटी लेयर जमी हुई थी। पीटर अननोन पैसेज में कुछ दूर एक्सप्लोर करके वापस आना चाहता था, लेकिन वो रास्ता भटक चुका था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करके इस पैसेज से बाहर निकले। उसे सारे रास्ते एक जैसे लग रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था उसे किस डायरेक्शन में जाना है। वो पैनिक होके इधर उधर जाने लगा। फिर उसे एक होल दिखता है जिससे रोशनी आ रही होती है। वो बहुत छोटा सा रास्ता होता है, लेकिन किसी तरह पीटर उसे पार करता है और देखता है कि वो एक आइलैंड में आ गया है, जहाँ बहुत अंधेरा होता है। वो अपनी टॉर्च जला के देखता है तो उसे कई छोटे पैसेज दिखते हैं, लेकिन वो पीटर को कहाँ लेके जाएंगे उसे उसका अंदाज़ा नहीं। कुछ देर अपनी टॉर्च की लाइट दिखा के सिग्नल देने और आवाज़ लगाने के बाद जब उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, तो वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी टॉर्च की रिमेनिंग बैटरी को प्रिजर्व करना चाहिए। पीटर के टैंक में अभी भी इतनी ऑक्सीजन थी कि वो बाहर निकल सके,
लेकिन तभी जब उसे सही रास्ता पता हो। वो थक के सो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तब भी हालात वैसे ही होते हैं। सब तरफ अंधेरा और शांति होती थी। उसे वहाँ वक्त का कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता है। इंतज़ार करना ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। दिन भर सर्च के बाद जब पुलिस को पीटर नहीं मिलता तो वो अंडर वाटर केव और ड्राई केव दोनों को बंद कर देते हैं ताकि कोई भी सिविलियन उस गुफा में मत जा सके। अब न्यूनो को भी वहाँ जाने की परमिशन नहीं होती। जैसे जैसे वक्त गुजरता है पीटर को रियलाइज़ होता है कि रेस्क्यूअर्स के लिए उस तक पहुँचना मुश्किल होता जा रहा है। अब भी उसकी टॉर्च काम कर रही थी तो वो बहुत हिम्मत करके उस आइलैंड से जाते हुए एक पैसेज में आ गया और करीब 30 मीटर अंदर जाने के बाद वो रास्ता एक डेड एंड में ख़त्म हो जाता है। उसे और भी पैसेज दिखते हैं पर अब उसमें उतनी हिम्मत नहीं बची होती। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और पीटर कमज़ोर होता जा रहा था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। उस अंधेरे आइलैंड में उसकी बढ़ती हुई बियर्ड ही उसे एहसास दिला रही थी कि उसे यहाँ फंसे हुए कितने दिन गुजर चुके हैं। धीरे धीरे उसकी बॉडी का बायोलॉजिकल फंक्शन कमज़ोर होता जा रहा था। आफ्टर 6 वीक ऑफ वीकेंड डाइविंग पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया क्योंकि उन्हें पीटर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जैसे ही स्टर्क माउंटेन केव का बैन ख़त्म होता है तो न्यूनो अपने फ्रेंड रोजर के साथ फिर से उस जगह पहुंचते हैं। रोजर कुछ वॉलंटियर के साथ ड्राई केव एक्सप्लोर करते हैं और न्यूनो अंडर वाटर केव। सरप्राइजिंगली पहले ही दिन न्यूनो को अंडर वाटर केव को ड्राई केव से जोड़ने वाला रास्ता मिल जाता है और वो रोजर को लीड करते हैं कि वो किस तरीके से उस केव के अंदर जा सकते हैं। ड्राई एंट्रेंस से अंदर जाने पर कुछ ही टाइम के बाद रोजर को पीटर की बॉडी मिलती है। उस जगह की मार्किंग ये इंडिकेट कर रही थी कि पीटर ने कितने सिग्नल्स देने की कोशिश किए होंगे ताकि रेस्क्यूअर्स उस तक पहुंच सकें। फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है कि पीटर की मौत का रीज़न स्टार्वेशन। वो करीबन 3 हफ्तों तक उस जगह पर जिंदा रहा। रेस्क्यूअर्स अपने सर्च ऑपरेशन में उस जगह से 10 मीटर करीब तक गए लेकिन पीटर शायद इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसे रेस्क्यूअर्स के आसपास होने का अंदाज़ा नहीं लग पाया। रोजर को उस जगह में वॉल पे लिखा हुआ पीटर का एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था, आई लव यू शर्ल एंड मॉम। For more interesting updates, please like, share and subscribe.